आज हम इस जगह पहुंच गए हैं कि हमारे और बूदी जो हमें जो लफ्ज बोलता है मैं दोहरा नहीं सकता हमारी रियासत की माशी हालत के बारे में, हम इसको कहां लेके आ गए। एक प्रोग्राम लिया था इंडिया ने, एक प्रोग्राम लिया था, $550 बिलियन उसकी किटी में पड़ा हुआ है, $40 बिलियन का सोना उसके पास पड़ा हुआ है। अब देखें पूरा ग्लोबल मीडिया में थिंक टैंक में एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जिसमें दे आर पिचिंग इंडिया। अभी मैं निके एशिया को देख रहा था, वहाँ पे एक रिचर्ड साहब हैं, उन्होंने लिखा कि इंडियाज राइज इज बियॉन्ड डाउट। $160 बिलियन की तो आईटी बेच देता है, अब वो माइक्रोचिप में जा रहा है। सो यही पिछले 70-75 साल के 80 साल के जो पावरफुल कंट्रीज हैं, दे आर डिटर्मिनिंग कि फ्यूचर क्या होगा दुनिया का। और अब इसमें एंट्री किसकी है? एंट्री है इंडिया की। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। टैक्सों का बोझ बढ़ेगा, महंगाई का बम नहीं एटम बम फटेगा। सर वहाँ पे कोई मैशत पे सियासत नहीं करता, वहाँ हुकूमतें चलती रहती हैं। हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करने तो बैठते हैं ना कि किसने जंग पहुंचाया। मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं, IMF के साथ स्टाफ लेवल का मुआहिदा नहीं हो सका। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता दिनों से पेट्रोल की मसनूई किल्लत शदीद सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व 3 अरब से नीचे आ गए हैं, लग यही रहा है कि 1 हफ्ता बचा है हमारे पास। अब मिसाल के तौर पर इस वक्त मैं समझ सकता हूँ, बल्कि मुझे इस बात का यकीन है कि दुनिया हम पे हंसती होगी कि ये क्या लोग हैं और ये कैसे लोग हैं कि इनको कोई समझ नहीं आती कि किस वक्त क्या करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारत के रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व्स और आईटी एक्सपोर्ट देख कितना जला भुना बैठा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि आज भारत के साथ हमारा कंपैरिजन ही नहीं बनता, क्योंकि हम $1 बिलियन के लिए कभी IMF, कभी सऊदी और कभी चीन की मिन्नतें कर रहे होते हैं। भारत आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से काम कर रहा है और पाकिस्तान आज भी अपनी हुकूमत गिराने के लिए विदेशी ताकत का हाथ बताने में लगा हुआ है। पाकिस्तान मीडिया यह बता रहा है कि आज पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। कैसा ये देश है, यहाँ अपनी सरकार गिराने के लिए अपनी ही आर्मी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ IMF की डील भी कामयाब नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। बात यह है कि आज हम इस जगह पहुंच गए हैं कि हमारे और बूदी जो हमें जो लफ्ज बोलता है मैं दोहरा नहीं सकता हमारी रियासत की माशी हालत के बारे में, हम इसको कहां लेके आ गए। एक प्रोग्राम लिया था इंडिया ने, एक प्रोग्राम लिया था, $550 बिलियन उसकी किटी में पड़ा हुआ है, $40 बिलियन का सोना उसके पास पड़ा हुआ है। हम उसको गालियां तो बहुत देर सर वहाँ पे कोई मैशत पे सियासत नहीं करता, वहाँ हुकूमतें चलती रहती हैं। हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करने तो बैठते हैं ना कि किसने जंग पहुंचाया। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जितने लालची हरीस और ये थे 2% के मफाद से आगे नहीं देखते, और $160 बिलियन की तो आईटी बेच देता है, अब वो माइक्रोचिप में जा रहा है। ठीक, एक वक्त था, अगर आपको याद हो, याल्टा कॉन्फ्रेंस बैक इन 1945 के जो उस वक्त रूजवेल्ट और चर्चिल जो थे वो स्टालिन रशियन के साथ जो थे वो डिस्कस कर रहे थे कि जो सोवियत यूनियन है वो जापान के अगेंस्ट वॉर में कैसे जाएगा। इसको बेसिकली क्रीमिया कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है बैक इन 1945। आज भी देख लें वही ममालिक हैं, खित्ता बदल गया। पहले यूरोप और किस तरह वहाँ पे बैठ के बात होती थी, आज इंडो पैसिफिक की बात हो रही है। सो यही पिछले 70-75 साल के 80 साल के जो पावरफुल कंट्रीज हैं, दे आर डिटर्मिनिंग कि फ्यूचर क्या होगा दुनिया का। और अब इसमें एंट्री किसकी है? एंट्री है इंडिया की। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो समझने की है। मैं अगर आप थोड़ा सा ग्लोबल मीडिया पढ़ने की कोशिश करें अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं सिर्फ इस महीने आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन जो है उसमें राजा मोहन साहब ने लिखा है कि इट्स टाइम टू टाई इंडिया टू द वेस्ट, कि इंडिया को वेस्ट के साथ कैसे इंगेज करना है। और ये जो इंडिया की जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है और इसकी जो मेंबरशिप होगी G7 में, वो नॉर्थ साउथ डिवाइड को ब्रिज करेगी। हालांकि इमीडिएटली इंडिया डजंट रिप्रेजेंट द साउथ, इमीडिएटली इस वक्त की बात हो रही है, और फ्यूचर में कितना वो कर पाएगा और उसमें चाइना का क्या किरदार होगा। लेकिन क्योंकि इंडिया एज अ डेमोक्रेसी, इंडिया हैज़ अ बैकिंग एंड सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, तो इंडिया एट द सेम टाइम वांट्स टू गेट अ बैकिंग एंड सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज एंड टू बी वाइल सिटिंग इन द नॉर्थ। और साथ में इंडिया विल बी सेइंग कि जी हम क्योंकि साउथ से हैं सो हमें वो स्पेस दी जाए। सो यानी कि वेस्ट की सपोर्ट से साउथ में अपने आप को लीडर मनवाएगा
اور نارتھ میں بیٹھ کے کہ جی کیونکہ میں ساؤتھ سے آیا ہوں سو میری جو ہے وہ ویلیو اور میرا یہ وزن جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے. اور وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انڈیا کی ڈوئل اورینٹیشنز ہیں یہ بڑی یعنی کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف وہ رشیا کے ساتھ بھی ہے تعلقات ہیں, ویسٹ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, پھر وہ ساؤتھ سے بھی ہے, اینڈ اٹ ہیز اے پوٹینشیل ایز ویل. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں دیٹ گیو اے لاٹ آف ویلیو. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ فورن افیئرز میگزین میں شیو شنکر مینن نے ایک آرٹیکل لکھا کہ آؤٹ آف الائنمنٹ, اور یہ جو نان ویسٹرن پاورز ہیں ان کے حوالے سے. سو آپ دیکھیں پورا گلوبل میڈیا میں تھنک ٹینک میں ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے جس میں دے آر پچنگ انڈیا. ابھی میں نکے ایشیا کو دیکھ رہا تھا, وہاں پہ ایک رچرڈ صاحب ہیں, انہوں نے لکھا کہ انڈیاز رائز از بیانڈ ڈاؤٹ. تو اٹ مینس کہ دے بلیو اب انڈیا جو ہے اس نے یو کے کو 5th لارجسٹ اکانومی جو ہے اس سے پیچھے نکالا ہے, پیچھے چھوڑا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی آبادی بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے جی, اور آبادی بڑھنے کی وجہ سے وہ کل کو چائنا کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے. اور اس سال وہ G20 کی سمٹ جو ہے وہ ہوسٹ کر رہے ہیں, اور انڈیا جو ہے وہ G20 کی جو سمٹ ہے دے آر ناٹ ہوسٹنگ اٹ لائک ادر کنٹریز, دے آر ٹیکنگ اٹ ایز این اپرچونٹی ٹو بی دا گلوبل لیڈر. They are taking this as an opportunity to be the leader. ٹھیک ہے جی, اور دنیا میں ملکوں میں بھی G20 کی لیڈرشپ آئی ہے, لیکن the whole country has not mobilized and moved the way it is mobilizing and moving in India. Obviously اس کی پیچھے بھی there are all political logics and political gains of the current political dispensation in New Delhi. اب ظاہری بات ہے انڈیا کی جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو دیکھیں یا اس کی جو اوور آل انڈرسٹینڈنگ کو دیکھ لیں تو آبویسلی دے آر میکنگ اٹ امپیکٹ بنا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. اب یہ جو چارٹر کی بات ہو رہی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں چارٹر نارملی یہ کیا سمپل سی بات ہے, ٹھیک ہے جی, چارٹر آپ اس لیے بناتے ہیں تاکہ آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ایک رولز بیسڈ آرڈر اسٹیبلش کریں, ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتے ہیں جی کہ جو رشیا ہے اس نے یوکرائن کی انویژن کی پچھلے سال, اس سے پہلے 2014 میں رشیا نے کریمیا کو انیکس کر لیا. چائنا جو ہے وہ اپنے ملٹری ایکسپینشن ساؤتھ چائنا سی میں کر رہا ہے 2010 سے, ٹھیک ہے جی. اور رشیا کا یہ جو ریسنٹلی جو اگریشن ہے یہ ایک بیسیکلی چائنا اور رشیا کا ایک لارجر ٹرینڈ آ رہا ہے. سو دا ویسٹ وانٹس کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں انفیکٹ ایک رولز بیسڈ آرڈر بنا لینا چاہیے رادر دین کہ پاور پالیٹکس. یہ نہ ہو کہ امریکنس کہیں جی کہ ہمارے بھی وہاں پہ فلیٹ کھڑے ہوئے ہیں, جیپنیز کے بھی کھڑے ہوں, رشین کے بھی کھڑے ہوں, سارے آنکھیں نکال رہے ہوں ایک دوسرے کو, اینڈ نو بڈی ہیز این ایکچوئل ریٹ اوور دا سسٹم. ریٹ تبھی ہوگی جب سارے ممالک جو ہیں وہ ایگریڈ ہوں گے آن اے ریٹن ڈرافٹ,